नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि आज 23 मार्च है। 23 मार्च को शहीदी दिवस है। उन 3 वीर बालकों का, नौजवानों का, उन परम श्रद्धेयों का, जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने उनके लोकप्रियता के डर से एक दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया। मतलब 24 तारीख को उनकी फांसी की सजा मुकर्रर हुई थी, लेकिन जब तत्कालिक वरिष्ठ अंग्रेजों के खासमखास सलाहकार, दोस्त, मित्र और भारत में कथित रूप से बापू की तगमाधारी मोहनदास करमचंद गांधी से जब वायसराय की मीटिंग हुई तो उसमें वायसराय ने कहा कि भाई मोहनदास करमचंद गांधी, तुम तो मेरे बड़े परम मित्र हो और मित्रता की कीमत तुमने इन वीर बालकों के रिव्यू पिटीशन को ना दायर करके जो दरिया दिली दिखाई है। एक चीज और बताओ कि भाई इनके फांसी से देश पर क्या इम्पैक्ट होगा। उन्होंने कहा कि देखो, ये बच्चे असल में क्रांतिकारी हैं और देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। दुनिया नहीं, पूरा भारतवर्ष इनको पूजता है। हम लोग तो दिखावा करते हैं, असल में देश के नायक ये हैं और अगर इनकी फांसी हो गई तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। अंग्रेजों ने डर के मारे एक दिन पहले उनको फांसी पर लटका दिया। आज तक कोई भी आजादी के लड़ाई में खुद को भागीदार देने और उसकी मलाई चाटने वाला आज तक यह नहीं बता पाया कि इन 3 वीर बालकों, जिन्हें हम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के रूप में जानते हैं, जिनको तो चंद्रशेखर जी को गोली मार दी गई थी, इन लोगों को जब अंग्रेजी न्यायालय के तहत सजा सुनाई जा रही थी तो ये जो वरिष्ठ लोग थे, मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब के सब लोग वकील थे। इन लोगों ने रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं दायर किया? और ये तमाम वकील लोग इन क्रांतिकारियों के तरफ से अपना पैरवी करने के लिए अदालतों में क्यों नहीं गए? खैर, आज मुद्दा यह नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि वह क्यों नहीं गए और यह मामला क्या था। मैं इसमें क्या कहूं, क्योंकि मुझे तो सब पता है, आपको भी पता है, इसमें कहने की क्या जरूरत है। एनीवे, मैं जो आपके बाद सामने बात रख रहा हूं, जिसकी इम्पैक्ट ये है कि जो अंग्रेज के जमाने में हो रही थी वह भी आज हो रही है। जो अंग्रेज के दलाली करते थे, चाटुकारिता करते थे, दोस्ती निभा रहे थे, आज वो देश में सत्ता पर काबिज हैं और सत्ता पर काबिज बने रहने की प्रयत्न करते हैं। मैं बात कांग्रेस की कर रहा हूं। मित्रों, आज कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के 8/3 मतलब 8(3) के अंतर्गत अगर किसी जनप्रतिनिधि को, MLA, MP या कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, जनप्रतिनिधि है, अगर उसको 2 साल या 2 साल से ऊपर की सजा मिलती है तो उसकी सदस्य संख्या ऑटोमेटिकली समाप्त कर दी जाएगी, जो राहुल गांधी पर लागू है। मतलब राहुल गांधी आज के तारीख में पूर्व सांसद हो गए, वो कल संसद के कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। हालांकि इस इम्पैक्ट पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इसका लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, इसका राजनीतिक असर क्या होगा, इस बात की जानकारी के लिए भारत के प्रधानमंत्री, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जनक श्रीमान नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता ने लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में जाकर के इनसे इस विषय पर मीटिंग की है। क्या मीटिंग में निकला है यह तो मीडिया का बात नहीं है, वो आपस में बात करेंगे, किस मुद्दा पर बात किए होंगे यह भी सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि शायद प्रधानमंत्री यह कहना चाह रहे होंगे लोकसभा अध्यक्ष को कि देखिए, सिर्फ राजनीति ही बहुत बड़ी चीज नहीं है, लोकसभा में मनोरंजन का भी जुगाड़ रखना पड़ेगा और राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता के खत्म हो जाने से आनंद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आदमी जो एक शानदार भाषण देने के बाद आंख मारने की कलाकारी करता था, अब वो संसद में नहीं देखने को मिलेगी।
तो इनको माफ कर दीजिए, क्योंकि आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, संविधान के कस्टोडियन, और आपको माफ करने की शक्ति है, संविधान में दी गई है। खैर, वो अंदाज लगाने वाली बात है, इसको हंसी में ले, सीरियस में ना ले, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे वो कल पता चल जाएगा, राहुल गांधी क्या करेंगे वो भी कल पता चल जाएगा कि वो कल संसद में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। सजा सुनने के बाद मुस्कुराते हुए दिल्ली आए थे और उनका बहुत स्वागत हुआ था। लेकिन मित्रों, मैं आज मेरा मतलब नहीं है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी कि 200 वर्ष की सजा हुई थी, उस सजा में जेल जाएंगे, चकिया पीसेंगे कि क्या करेंगे वो जाने। मेरा मतलब है कि राहुल गांधी के बहाने में राजनीतिक बयानबाजी, अदालत का अवमानना और अदालत का मान सम्मान अपमान पर चर्चा करूंगा, और यह क्यों किया जाता है इस विषय की इंपैक्ट पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मित्रों, राहुल गांधी से मामला शुरू हुई तो पहले राहुल गांधी की ही चर्चा कर ले। राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर है, मतलब आदतन कानून तोड़क है ये। इसके पहले उन्होंने कई मामलों में देश की अदालतों का अपमान किया है, देश के संवैधानिक सीटों का अपमान किया है, और जब अदालत से नोटिस आई है तो माफी मांगे हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है। श्रीमान राहुल गांधी का सबसे पहली बार माफीनामा आया सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामलों में। जब राफेल मामलों में उन्होंने याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो माफी मांग ली। उसके बाद चौकीदार चोर है के मुद्दे पर माफी मांग लिया। कई मुद्दों पर वो माफी मांगे, लेकिन आज देश के बनिया समुदाय के लोगों का जो उन्होंने अपमानित किया है, उन्होंने जो गुजरात के भाषण में कहा था कि सारे मोदी चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो सारे मोदी टाइटल वालों को जो उन्होंने गाली दिया है, कोर्ट उसको बख्शे नहीं और इस मामले में उनको सजा हुआ है। सबसे पहले तो आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं भी 2 चैनलों पर था, कांग्रेस प्रवक्ताओं ने इसको शहीद का दर्जा दिया, भगत सिंह का चर्चा लिया, राजनीतिक वेंडेटा की बात की, वगैरह वगैरह वगैरह। कोई कांग्रेस का प्रवक्ता ही नहीं कहा था कि भाई मामला राजनीतिक प्रतियोगिता की नहीं है, मामला मोदी को गाली देने का नहीं है, मामला भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, मामला भाजपा की सरकार और भारत के सरकार का है ही नहीं है। सबसे बड़ा हमारा राजनीति में है कि वो होता कुछ है और उसको बताते कुछ है, जाकि उनके तरफ ये मामला जाता हुआ प्रतीत हो, सिंपैथी ला ले कि भाई देखो भारत के प्रधानमंत्री का राजनीतिक विरोध किया राहुल गांधी ने और कोर्ट में सजा हो गई, मतलब यही प्रचारित किया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि ये मामला नहीं था। मामला यह था कि राहुल गांधी ने कहा था कि देश के सारे मोदी चोर हैं, मतलब वो मोदी भी चोर है जो रतन टाटा के कंपनी में जिन्हें मतलब चेयरमैन हुआ करते थे श्रीमान ऋषि मोदी, वो मोदी भी चोर है जो क्रिकेट बोर्ड में हुआ करते थे, वो मोदी भी चोर है जो एडमिनिस्ट्रेशन अफसर हुआ करते थे, वो मोदी भी चोर है जो गांव में नून मिर्चे का मसाला का दुकान किए हुए। मतलब यह सारा मोदी समुदाय, मतलब बनिया समुदाय को गाली देना, यह राहुल गांधी का ऑफेंडर मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर के श्रेणी में आता है। और यह अदालत ने देखा कि राहुल गांधी कई बार माफी मांग चुके हैं, कई बार कि कई मामलों में वो जमानत पर हैं, कई मामलों में जेल के मुहाने पर हैं, जब बेल टूटेगा जेल हो जाएगा। इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन देना अदालत का अवमानना होगा, इसलिए उन पर सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने के बाद जो सबसे पहली बड़ी और ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स आया, वो आया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का पहला स्टेटमेंट यह था कि हमको पता था, जब जज को बार बार बदला जा रहा था तभी पता चल गया कि यह मामला हमारे विरुद्ध में आएगा। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे एक पढ़े लिखे आदमी है, राज्य से लेकर के केंद्र सरकार तक मंत्री रहे हैं, संविधान का शपथ लिया है और संवैधानिक सीट को बखूबी निभाया है अपने स्तर पर। और अभी देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसमें जनसंख्या बल में भारत में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाली पार्टी है या सबसे पुरानी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन जैसा आदमी से इस तरह की बयानबाजी की उम्मीद मैं नहीं करता था। कम से कम मुझे बड़ा आहत हुआ सुन करके कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि यह पता था जब जजों की लगातार तबादला हो रहा था। मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि जजों ने तबादले के पारितोषिक के रूप में राहुल गांधी को सजा दिया है,
तो मैं अब तक बड़ा आश्चर्य में हूं कानून का थोड़ा बहुत ज्ञान रखने में कि अब तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला मल्लिकार्जुन खड़गे पर क्यों नहीं बना। क्योंकि अदालत के निर्णय का चैलेंज किया जा सकता है, वो तो हम लोग रोज करते हैं। जिला कोर्ट का निर्णय को हम हाई कोर्ट में कहते हैं कि जज ने ठीक निर्णय नहीं दिया, हमारे पक्ष में नहीं दिया और फलाना धारा के अंतर्गत बनता नहीं था वगैरह वगैरह। तो हम तो रोज उस निर्णय का ऑब्जेक्शन करते हैं। तो निर्णय पर ऑब्जेक्शन करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं आता है। निर्णय गलत दिया यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये बड़ी मायने चीज है, इसको समझने वाली बात है। मैं कहूं कि यह जज निर्णय गलत दिया, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैं कहूं कि ये जज ने जो निर्णय दिया वो फलाना धारा के अंतर्गत जायज नहीं है, मतलब गलत और जायज नहीं दोनों, मतलब ये समझने वाली बात है। दोनों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बड़ा महीन लाइन है। लोगों को आमतौर पर समझ नहीं यार गलत है और धारा में नहीं है, क्या मतलब है। नहीं मतलब है, मतलब वही है कि आप किसी बुजुर्ग महिला को आदर से कहें माता जी नमस्कार, क्या आप पानी देंगी, वो आपको गुड़ के साथ पानी देगी। लेकिन अगर आप उसी को कहेंगे कि मेरे पिताजी की पत्नी जी आप पानी देंगी, और अगर वो आपके पिता की पत्नी होगी तो जुतियां मारेगी। शब्द वही है। आप किसी को माँ बोलेंगे तो गुड़ और पानी पाएंगे, और अगर पिताजी का रखेल या पत्नी या वीक बोलेंगे तो आप जुतियां खाएंगे। वही बात मामला कोर्ट में है। अगर आप जज के निर्णय को गलत कहेंगे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पाए जाएंगे, और कानून के मुताबिक जेन्युइन नहीं अगर कहेंगे तो आप रिलीफ पाएंगे। कोर्ट का यह मामला है। एनीवे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और अब तक सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और कोई और कोर्ट ने सो मोटो क्यों नहीं लिया, मैं इस विषय में आश्चर्य में हूं। या तो कोर्ट की नजर में नहीं आई होगी, हो सकता है एक दो दिन में कोई आदमी जो टीवी पर हमारे सोशल मीडिया पर सुन रहा है वो सो मोटो के लिए कोर्ट में रिक्वेस्ट कर दे और वो बयान टीवी से मांग करके सो मोटो होकर के मल्लिकार्जुन खड़गे भी अंदर जाए। मतलब अगर देश में न्यायपालिका जिंदा है और जिंदा होता हुआ प्रतीत हो रही है, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दोनों कल जेल जाएंगे और उनको जाना ही चाहिए। ये तो रहा कांग्रेस की बात। मित्रों, मैं यह कह रहा हूं कि राहुल गांधी के सजा से क्या बदलेगा और क्या बदलना चाहिए। मित्रों, क्या बदलेगा इस बात पर तो मैं पूर्ण निश्चिंत हूं, पूरा भरोसा है कि कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि इस देश के राजनीति में राजनीतिक दलों को अदालत सजा दे ना दे, जुतियां मारो, तब भी ये बदलने वाला नहीं है जब तक आप इनके नजरिया को बदलने पर मजबूर ना कर देंगे अपने वोट के शक्ति से, अपने वोट की चोट से, तब तक ये नहीं बदलेंगे। मित्रों, बदलने की बात जब आएगी तो बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव यह होना चाहिए कि इस निर्णय के बाद, अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक दल के बयान में बदलाव आए, जो होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। आपके सामने लाइव आने से पहले मैं समाचार का हेडलाइन देख रहा था। अरविंद केजरीवाल ने टीवी पर बोला था कि भाई आज मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है कि देश भर के सारे चोरों के सरदार नरेंद्र मोदी हैं। इतना बड़ा वाहियात और ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट, रिमार्क्स जो पास किया है, इस पर जरूर सेंटेंस बनता है, कोर्ट को सेंटेंस देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मामला कोर्ट में लेके जाएगा तब सेंटेंस देगा। शो मोटो कोर्ट इसको लेकर के उनको सेंटेंस देनी चाहिए, जिस तरह का सेंटेंस प्रोनाउंस हुआ है राहुल गांधी वाले मामले में। एनीवे, क्या बदलना चाहिए वो मेरा मांग बड़ा ध्यान से सुनिएगा और इस पर आपका आशीर्वाद जरूर हो। देखिए मित्रों, राहुल गांधी के मामले में जो कोर्ट का सेंटेंस आया है, वर्डिक्ट आया है, उसमें एक चीज जरूर होना चाहिए। इस सेंटेंस से लोगों के जो बोलने का वो जो सेंटेंस है उस पर फर्क होना चाहिए। मतलब आप मुंह के सामने माइक हो तो आप कुछ भी बोलें, गैर जिम्मेदार बात बोलें, इस विषय पर रोक लगनी चाहिए। कानून में इस विषय का प्रोविजन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। कुछ ऐसा स्पीच नहीं कर सकते जिससे समुदाय में विभेद हो, समुदाय में वैमनस्य हो, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने मरने की नौबत आ जाए। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल इस हद तक नहीं करना है। यह न्यायालय में पूरी तरह से साफ साफ है। लेकिन क्या हमारे कानूनविद, क्या हमारे राजनीतिक दल,
या मुंह के सामने माइक देख कर या बिना माइक देखकर कब जो बोलने की बीमारी आई है, जैसे मैं भी बिना माइक का बोल रहा हूं, मेरे सामने फेसबुक लाइव है और मेरे पास स्मार्टफोन है और मैं आदमी बोलने के मामले में स्मार्ट और एक्सपर्ट हूं, तो मैं बोल रहा हूं। यह भी एक तरह की बीमारी आई है कि कुछ भी अनाप शनाप बोलने की जो प्रक्रिया जो सोशल मीडिया पर भी आई है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। एक 2 कौड़ी की लड़की, सुन बे जोगी तेरे लुंगी में बम फोड़ दूंगी। अब मैं देख करके गुस्सा बिल्कुल नहीं, मैं बड़ा ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे बड़ी हंसी, मैं 5-7 बार उस बेहुदा लड़की का बयान सुना कि वो हंसा रही थी मुझको। सुन बे जोगी ये चेहरा याद कर ले, ये ऐसे नहीं ऐसे बोल रही, ये चेहरा याद कर ले, ये चेहरा तेरे को बहुत दुख देगा, मैं लुंगी में बम फोड़ दी और ये जो एसपी कलेक्टर तुम लोग जा रहे हो ये कर दो। बताइए वाहियात 2 कौड़ी की तेरी हैसियत नहीं है जो देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक, जिसको ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि कुछ दिन मेरे को दे दे, जिसको पंजाब का मूसेवाला का बाप कह रहा है कि कुछ दिन पंजाब को दे दे, जिससे कश्मीर से मांग हो रहा है कि भाई कश्मीर में बढ़ते राजनीति अराजकता और माफियाओं के राज से योगी जी को थोड़े दिन के लिए दे दे। मतलब जहां भी कहीं कानून का मामला बनता मसला बनता नजर आ रहा है, वहां लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ को बुलाते हैं और तू योगी आदित्यनाथ के लुंगी में बम मारेगी, ये तेरी औकात है। तो यह भी एक तरह का कानून का अपराध है और कानून में अपराध है, जिस पर सभी लोगों को विचार करना पड़ेगा कि अगर राहुल गांधी 2 साल का सजा भुगत सकते हैं तो हमें कितने साल की सजा मिलनी चाहिए। दूसरा और समझने वाली बात है कि कोर्ट के निर्णय को कोर्ट के हिसाब से ही देखना चाहिए, इस हिसाब से नहीं कि भाई राजनीतिक बयान देने पर सजा हो रही है। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, 2 चैनल पर मैं था, हमारे एक बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों से तू मैं हो गई, वो लाइव है, मैं अपने फेसबुक पर लगाऊंगा। दोनों की तू मैं हो गई, दोनों को दोनों कह रहे थे कि अब राजनीतिक बयानबाजी पर भी अगर सजा होने लगे तो यह गलत है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इंदिरा गांधी के जमाने में इतना राम मनोहर लोहिया बोला करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को राम मनोहर लोहिया बोला करते थे, राकेश तुम्हारे यहाँ के चंद्रशेखर जी ने कितना बोला है। मैंने बोला यार एक तो पहले आप बढ़िया से कुला करो गंगाजल से, क्योंकि आप अपने इस गंदे बदबूदार मुंह से इतने महान लोगों का नाम लिया हो, तुम्हारी हैसियत नहीं नाम लेने की। मैंने श्रद्धेय चंद्रशेखर जी को कभी यह बोलते हुए नहीं सुना है कि प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है, यह मैंने कभी नहीं सुना। मैंने कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, खून का सौदागर, यह चंद्रशेखर जी के मुंह से या और लोगों के मुंह से नहीं सुना है। तो एक तो उन लोगों को उदाहरण देना गलत करो। दूसरा, जो राहुल गांधी को सेंटेंस हुई है वो इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने भाजपा का विरोध किया, मोदी का विरोध किया, उन्होंने बनिया समुदाय को चोर बोला है, इस बात पर सेंटेंस हुई है। यह बात समझो, टीवी में बोलो। भारत सरकार के विरोध करने की सजा नहीं कोर्ट ने सुनाया उनको, कोर्ट ने सेंटेंस दिया है कि उन्होंने पूरा बनिया को चोर कहा। आदरणीय प्रेम दयाल जी मेरे को सुन रहे हैं, मैं बोलूंगा देश का जितना ब्राह्मण है वो सब चोर है, तो ये पूरे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण गलत हो सकता है उसको मैं सजा दूं, गाली दूं, झगड़ा करूं, जो करूं कोर्ट के। अब एक ब्राह्मण की गाली से पूरा ब्राह्मण समुदाय को मैं गाली देने लगूं, यह गलत है। एक राजपूत अगर किसी को कुछ बोला है तो बोला कि धरती का सारा क्षत्रिय ही चोर है, बदमाश है, गुंडा है, तो यह नहीं हो सकता। एक आदमी गलत होगा, पूरा समाज गलत नहीं होता। राहुल गांधी को सजा इस बात के लिए मिली है। राजनीतिक दल के लोगों को सबसे ज्यादा संभल करके बोलने की जरूरत है, क्योंकि मुझे तो 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग सुनते हैं, मेरा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा इंपैक्ट उतना नहीं है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, मोदी जी, स्टालिन, ममता बनर्जी, मतलब ये जो हमारे हीरा है ना, देखिए राजनीतिक दुराव अखिलेश यादव से मेरा हो सकता है, राजनीतिक विरोध नीतीश कुमार से हो सकता है, तेजस्वी से हो सकता है, ममता बनर्जी से हो सकता है, के चंद्रशेखर राव हो सकता है। मैं लोगों के राजनीति को इंडोर्स नहीं करता और सराहना भी नहीं करता, लेकिन यह सब भारत के संविधान के तहत दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करके चुनाव के माध्यम से चुन करके आए हैं और अपने अपने भारतीय मतदाताओं के आशीर्वाद से इस सीट पर पहुंचे हैं। आज स्टालिन, मेरा राजनीति से उनका कोई वास्ता ना हो, लेकिन आज वो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, तमिलनाडु की जनता के आशीर्वाद से। ममता बनर्जी को मैं रत्ती भर भी पसंद नहीं करता, 2 मिनट भी उनको राजनीति में बने रहने देने की मेरी इच्छा नहीं है,
लेकिन ममता बनर्जी ने तीसरा कार्यकाल जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से और मतदान से किया है। चाहे वो छल और बलपूर्वक ही क्यों न उनसे हासिल की गई हो, फिर भी बटन तो लोगों ने ही दबाया है। तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, ये सब लोग राजनीति में सेकंड भर भी रहने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने जनता का आशीर्वाद लेकर के चुनाव जीता। मतलब आपके फॉलोअर हैं तो आपकी जवाबदेही भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका एक बात एक साथ में लाखों लोगों तक पहुंचता है। मैं बोल रहा हूं तो 50 आदमी कहां पहुंचेगा, लेकिन अगर यही मेरा लाइव टेलीकास्ट अखिलेश यादव के यूट्यूब पर चल जाए, अखिलेश यादव के ट्विटर पर चल जाए, तो कई लाख लोग एक बार देखेंगे। यही मोदी जी पर जाए तो खैर तो करोड़ों लोग देखेंगे, तो उसका इम्पैक्ट होगा। इसीलिए जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको बहुत सोच के बोलना चाहिए, समझ के बोलना चाहिए। मेरा तो मानना है कि निजी हमले और बेमतलब की बात तो बोलना ही नहीं चाहिए। देश में राजनीतिक विरोध करने के हजारों मुद्दे, हमसे पूछो यार, मैं तुमको सलाह दूंगा। मेरा यूट्यूब रोज देखो, तुमको मैं मुद्दा दूंगा, इतना बढ़िया बढ़िया मुद्दा दूंगा कि एक एक मुद्दे पर 500 सीट लोकसभा में जीती जा सकती है, अगर आप ईमानदारी से कहें तो। 2 उदाहरण आपको दूंगा वीडियो बंद करने से पहले कि आदमी की क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब है, आदमी की महत्व क्या होता है। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, मिस्टर क्लीन की छवि थी, और मेरा आज भी मानना है कि राजीव गांधी जी चोर बेईमान नहीं थे, और जिस तरह का प्रशासन उन्होंने चलाया उस युवा प्रधानमंत्री पर आज भी देश इतरा रहा है। उन्हीं का परिकल्पना थी कि मैं ये मोबाइल पर बोल रहा हूँ, मोबाइल युग की क्रांति, कंप्यूटर क्रांति उन्होंने इस देश में इंट्रोड्यूस किया था। ये बात नहीं कि कंप्यूटर उसके पहले नहीं आया था, लेकिन होता क्या है ना कि उसका बढ़ावा कम मिला, वो बढ़ावा मिला राजीव गांधी के जमाने से। लेकिन विश्वनाथ प्रताप राजीव गांधी को बदनाम करने खुद सरकार में आने के लिए उन्होंने एक बोफोर्स घोटाला देश के सामने संगूफा छोड़ा। मैं यह नहीं कह रहा है कि बोफोर्स में कोई दलाली ली गई या ना ली गई, मैं इस बात की मालूमात नहीं रखता, ना ही मेरे पास संवैधानिक रूप से ही कोई ऐसी पोजीशन थी जिससे मुझे जानकारी हो कि उसमें कोई दलाली हुई कि नहीं। मैं यह नहीं कह रहा, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि एक दलाली का इल्जाम लगा, राजीव गांधी को सीट छोड़ना पड़ा, और जो 415 सदस्य जीत के आए थे, आज उनकी स्थिति यह है कि 415 लोग चुनाव ही नहीं लड़ पाते। स्थिति कहां से कहां आ गई, यह सोच लीजिए। उसका इंपैक्ट देखिए। और दूसरा इंपैक्ट देखिए, उनके पुत्र राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी जी, राफेल सौदे में एक दलाली का इल्जाम तमाम विपक्ष लगाया। फर्क देखिए, वो फोर्स तोप का इल्जाम सिर्फ विश्वनाथ प्रताप ने लगाया था, सरकार चली गई। राफेल तोप का मामला सारे विपक्ष लगाए, सबके सब राफेल पर बीच ऑफ ट्रस्ट का मामला लगाया, लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने राफेल राफेल कहा, देश की जनता उतना ज्यादा राहुल फेल सुनी, और कुछ नहीं हुआ। मोदी जी पिछले बार से ज्यादा मतों से जीते। आदरणीय मैं दीदी जी का मार्गदर्शन पढ़ लूं, फिर आगे बात करूंगा। आपने लिखा है कि राहुल गांधी पर केस एक पूर्णतः गैर राजनीतिक मामला था, इससे आप जबरदस्ती राजनीति को जोड़ना कोई मूर्खता। मैं चैनलों पर भी यही द्विवेदी जी बोला कि यह मामला मोदी समाज को चोर कहने पर था, ना कि भाजपा को कुछ कहने पर, ना ही कांग्रेस को कुछ कहने पर। ये स्पष्ट है, आप जैसे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन समस्त कांग्रेस पार्टी इस बात पर शहीद दिखाने के चक्कर में पड़ी हुई है। राहुल गांधी का दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसे स्वागत हुआ जैसे वो सूरत से विश्व कप जीत के आए थे, या आजादी की लड़ाई में आए थे, या कारगिल फतेह करके आए थे। ऐसा स्वागत हुआ उन जैसे आदमी का जो कन्विक्टेड होकर के आया हो। इस देश की राजनीति इतनी गिर गई है कि कन्विक्शन के बाद भी मलापन हो रहा है, यह बात गले से नहीं उतरता है। एनीवे मित्रों, वीडियो बंद करने से पहले 2 बातें। पहली बात कि राहुल गांधी के निर्णय से नजीर पेश कीजिए कि अगर आप में क्षमता नहीं होगा तो जनता आपकी नहीं सुनेगी। बोफोर्स तब घोटाला आपके सामने है कि एक इल्जाम लगा, राजीव गांधी को सरकार से जाना पड़ा, और उसके बाद से सरकार में उतनी मजबूती से नहीं है। जबकि राफेल में आप चिल्लाते रह गए और जनता ने आपका सुना ही नहीं। यह होता है आपके साख का मामला, विश्वास का मामला। तो सबसे पहले विश्वास बनाइए, साख बनाइए, आप जो बोलेंगे जनता सुनेगी। दूसरा और बड़ा संतोषजनक बात, मेरी उम्र 50 प्लस की हो गई है,
30+ से मैं दिल्ली में रहता हूं, और जब मेरा दिल्ली का पहला एड्रेस था तो देश के सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक शख्सियत के घर में मैं रहता था। मैं नाम रख करके खुद का नाम नहीं बढ़ाऊंगा, बहुत बड़ी शख्सियत थी, बाद में प्रधानमंत्री तक बनी, मेरा पता ही वही था। तो जब मैं उस जगह पर था जहां दिल्ली में सबसे पहला डी एंटीना उनके घर पर लगा था, तो समाचार और समाचारों में रहना और सामाजिक लोगों से मिलना 35 साल पुराना संबंध है। मैंने आज तक अब की बार से ज्यादा 9 वर्ष का उत्सव मनाते हुए इसके पहले नहीं देखा है। पिछले बार भी 9 वर्ष का उत्सव मना, मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर डाला था। हर बार सोशल मीडिया पर ही कुछ लोग डालते थे, हिंदूवादी लोग, और सिर्फ संघ मुख्यालय पर 9 वर्ष मनाया जाता था। आज हर जगह 9 वर्ष मना है। बहुत से कॉलोनियों में लोगों ने अपने घरों पर भगवा झंडा फहराया है और सरस्वती का पाठ किया है। हालांकि नवरात्रि का भी शुरुआत हो गया है, माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद सब पर रहा, लेकिन अब लगता है कि हिंदू जागने लगा है। और इसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं होगा जो मैं आपको देने वाला हूं। अमिताभ बच्चन एक टीवी विज्ञापन में 9 वर्ष, भारतीय 9 वर्ष की बात कहा है। वो कोई और कंपनी, मैं उसके बात नहीं कहूंगा, लेकिन अमिताभ बच्चन का कहना क्यों महत्वपूर्ण ये जान लीजिए। आदरणीय प्रियंका दीदी से ज्यादा अमिताभ की हैसियत नहीं है, लेकिन उसके बात का क्यों महत्व ये जान लीजिए। अमिताभ बच्चन मुंबई गटरबुड का शहंशाह है। कराची गैंग उस पूरे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को चलाती है, और कराची गैंग अपने मनसा, कर्मणा, बाचड़ा तीनों ही रूप में सत्य सनातन का अपमान करना और इस्लामीकरण बढ़ाने का काम करती है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि अगर किसी हीरो को गोली लग गया है तो उसकी हिंदू बेटी नमाज पढ़ने लगती है और हीरो ठीक हो जाता है। किसी आदमी का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है और पूरा परिवार सिनेमा में हिंदू दिखाया गया है, लेकिन वो गणेश जी के यहाँ जाता है तो कुछ नहीं होता, हनुमान चालीसा पढ़ता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे वो नीला चंद्री लगा करके ऐसे हाथ करता है उसका हार्ट का ऑपरेशन ठीक हो जाता है। वो नीम कड़ोरी बाबा जैसा हाल है, ओम नमः शिवाय बोलो, हार्ट का ऑपरेशन ठीक करो। तो यह आपके मन में भरता है। 2 उदाहरण आपको बताऊंगा। क्या हुआ कि ये जब ये जयपुर के आगे कौन है, मैं नाम भूलकर मैं जाता हूँ, कौन सा मजार है राजस्थान में, वो सिनेमा वाले अपना उसमें पहले जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए, ख्वाजा का दरगाह है। तो उसमें जब कुछ ऐसी घटनाएं आई जहां के खादिमों का देश विरोधी गतिविधि में हाथ आया, वो सब गिरफ्तार किए गए। वो जो जुमे के दिन पत्थरबाजी हुई थी उस षड्यंत्र में जब पाए गए तो उन लोगों ने सार्वजनिक बयान जारी किया कि हमारे ख्वाजा साहब के मजार पर फूल माला बेच करके हिंदू कमाता है, हिंदू के समान का अजमेर शरीफ, हाँ अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ के खादिमों पर केस आया और उन्होंने कहा कि भाई ये हिंदू लोग जीते हैं और हमारे ख्वाजा का अपमान करते हैं। इससे हुआ क्या कि सत्य सनातन के लोगों को ठेस पहुंचा और वो ख्वाजा के दरबार में हाजिरी लगाना छोड़ दिए थे, कम कर दिया था। स्थिति इतनी आई कि वहां के खादिमों की स्थिति भूखमरी पर आ गई। फिर मुंबई गटर रोड में क्या हुआ कि एक सिनेमा आई, मैं सिनेमा का नाम नहीं रखना चाहता, उसमें एक हिंदू हीरोइन है, मतलब कैरेक्टर में उसका हिंदू है और जात से भी हिंदू है, धर्म से भी हिंदू है। वो एक कैरेक्टर में बोल रही है कि देखिए मैं बड़ा परेशान थी, चारों तरफ से निराशा हाथ लगी थी, जब कुछ नहीं लगा तो मैं अजमेर शरीफ गई। अजमेर शरीफ वही है जहां पर हर आदमी की मन्नतें पूरी होती है, और आज मैं इस मुकाम पर हूं। मतलब फिल्म में अजमेर शरीफ का इंडोर शुरू हुआ। अमिताभ बच्चन कौन बने करोड़पति में प्रश्न पूछता है कि देखिए देश में एक अजमेर शरीफ का दरगाह है, सूफियाना दरगाह है, हर आदमी के मन, मतलब मुंबई गटरबुड में लोग हो विज्ञापन का माध्यम से अब वहां भी भगवान चादर, हाँ भगवा नहीं भगवा तो अब खादी भी पहनने लगे महाराज, वो तो है भगवा तो वही है। तो हुआ और मुंबई गटरबुड वालों ने फिर से इस्लामीकरण को इंडोर्स करना शुरू कर दिया था। लेकिन सत्य सनातन जाग रहा है। 1% सनातनियों का दिमाग सनका था, तो अयोध्या में जो आप पवित्र राम मंदिर बन रहा है उस जमीन को समतल कर दिया था। 1% भी सनातनी नहीं पहुंचे थे, एक बार दिमाग सटक गई थी। आपको अपने शक्ति का अंदाज नहीं है। आप अमरनाथ की दुर्गम पहाड़ियों पर
पहुंच जाते हैं उतनी सर्दी ठिठुर करके आपको कोई शक्ति नहीं रोक पाती। चारों तरफ संगीन के साये में होते हैं तब भी कोई सनातनी बंदूक देकर के लौटता नहीं है कि यार यहाँ पर आतंकी खतरा है। वो बाबा भोलेनाथ, बाबा बर्फानी के दर्शन करके ही आता है। वैष्णो देवी के दुर्गम पहाड़ी पर लोग, बूढ़े बच्चे जवान चढ़ जाते हैं, उन्हें कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ये 0.5% सनातनियों का दिमाग सनका था तब हाल हुआ। अगर 70% दिमागियों का दिमाग हमारे जैसा सनक गया तो क्या होगा यह जान लीजिए। लोग समझने लगे हैं, सनातन जागने लगा है। इन्हीं शब्दों के साथ 2 बातें कह के वीडियो बंद करूंगा। पहला कि राजनीति में राहुल गांधी के सेंटेंस पर राजनीतिक दल के लोगों को यह सबक लेना चाहिए कि देश की जनता तो दुखी ही है, अब अदालतें भी आपसे दुखी होने लगी। अगर लोकतंत्र में न्यायपालिका और जनतंत्र दोनों के दोनों दुखी होने लगे तो फिर आप किसके लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने पर विचार करिएगा। और दूसरा कि मुझे बड़ी खुशी होती है सत्य सनातन को मानने के लिए कि सनातन जाग रहा है और अपने धर्म को मान रहा है। सत्य सनातन धर्म के पहले तिथि, आज दूसरा तिथि है, दूसरे तिथि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हो। नवरात्रा चल रहा है, माता रानी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आपके सारे परिवार में, मित्रों में, शुभचिंतकों में किसी तरह के कोई क्लेश, द्वेष और रोग ना हो। इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सत्य सनातन की जय हो।